Assalamualaikum 9th class. So we are going to start our today's topic and the topic we are going to discuss is about theory, law and principle. ये दो टॉपिक्स हैं बेसिक हमारे जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है. पीछे हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं हाइपोथेसिस के बारे में, फिर रिडक्शन फॉर्मेशन में एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया नहीं किया, उसके नतीजे में क्या रिजल्ट था. फिर हम लोगों ने मलेरिया की एग्जाम्पल पढ़ी और बहुत डिटेल से हम उस चीज़ को भी लेके चले हैं. अब आज का जो हमारा टॉपिक है ना थ्योरी, आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी जो थ्योरी लिखनी है, ये वो वाली थ्योरी नहीं है. अब ये कहता है हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड इज कॉल्ड अ थ्योरी. वो हाइपोथेसिस जो बार बार टेस्ट होती रहे, जितनी दफ़ा टेस्ट हो उतनी दफ़ा उन टेस्ट को विथस्टैंड करे, प्रूव होती रहे, वो थ्योरी कहलाती है. ठीक है, हाइपोथेसिस जो बार बार टेस्ट होती रहे और रिजेक्ट ना हो, वो थ्योरी कहलाती है. लेकिन थ्योरी जो है इसके लिए वो कहते हैं सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंसेस. बहुत सारी एविडेंसेस होती हैं जो कि थ्योरी को सपोर्ट कर रही होती हैं. स्टिल लेकिन थ्योरी के लिए चांस होता है कि ये रिजेक्ट हो सकती है. श्योर नहीं है कि थ्योरी एक्सेप्ट होगी ही होगी या नहीं होगी. तो हम कहते हैं थ्योरी जो है वो वाली हाइपोथेसिस, जैसे हम लोगों ने हाइपोथेसिस की बात की थी कि इसके 50-50 चांसेस होते हैं कि 50% या तो करेक्ट में आना चाहिए या फिर इसके रॉन्ग होने के चांसेस भी हों. तो वो हाइपोथेसिस जो बार बार टेस्ट होती रहे, रिजेक्ट ना हो, वो थ्योरी कहलाती है. अब इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं. आप लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में बिग बैंग थ्योरी के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ और ये इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है. तो इसमें आप उसकी एग्जांपल लिख सकते हैं. उसके बाद आपकी बुक में आगे एक लाइन में डेफिनेशन है प्रोडक्टिव थ्योरी की. ठीक है, आपको पेपर में एक दफ़ा पास पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज अ प्रोडक्टिव थ्योरी? सो प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग द न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन. ऐसी थ्योरी कि जिससे मजीद नई से नई हाइपोथेसिस बनती रहे, जो प्रूव होती रहे, फिर नई से नई हाइपोथेसिस देती रहे, इवन के नई से नई ऑब्जर्वेशन देती रहे. इसके लिए वो कहते हैं कि जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है ये बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होती है कि बायोलॉजिस्ट को नई नई हाइपोथेसिस, नई नई चीज़ें ये सजेस्ट करती रहती है. और बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऐसी थ्योरी को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, फिर इस पर मजीद रिसर्च करते हैं, ये ज़्यादा आगे से आगे काम जाता है. तो इसको प्रोडक्टिव थ्योरी कहा जाता है. उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा लॉ और प्रिंसिपल के बारे में. लॉ और प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो जिस तरह हम लोगों ने बात की थी कि थ्योरी जो है वो वाली हाइपोथेसिस जो बार बार टेस्ट होती रहे और रिजेक्ट ना हो, वो थ्योरी कहलाती है. तो जो लॉ और प्रिंसिपल है वो सारी मजीद वेल डिफाइंड थ्योरी होती है कि वो थ्योरी जो टेस्ट होती रहे और फिर थ्योरी भी अगर रिजेक्ट नहीं होती तो वो लॉ या फिर प्रिंसिपल बन जाती है. ठीक है, इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स अ डाउटफुल अप्रोच, यहाँ पे सच का वर्ड आप इसकी डेफिनेशन में नहीं राइट करेंगे. इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स अ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, दिस इज कॉल्ड अ थ्योरी और लॉ. ठीक है, ऐसा लॉ वो चीज़ होती है कि जो वो थ्योरी जो बार बार एक्सेप्ट होती है और थ्योरी रिजेक्ट ना हो. आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ. उसमें आप थ्योरी की डेफिनेशन लिखेंगे, लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इसमें एक डिफरेंस आप लिखेंगे दैट थ्योरी कैन बी रिजेक्टेड, अ लॉ कैन नेवर बी रिजेक्टेड, लॉ इज अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ नेचर. ये भी आप इसमें लिख सकते हैं डिफरेंस. और एक डिफरेंस आपने एग्जांपल लिखना, थ्योरी की एग्जांपल है बिग बैंग थ्योरी, और लॉ और प्रिंसिपल की जो है ना दो एग्जांपल आपकी बुक में आती हैं. एक इसमें है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, और दूसरी जो इसमें एग्जांपल आपको आती है वो आती है हार्डी वेनबर्ग थ्योरम. इसको हार्डी वेनबर्ग लॉ भी कहा जाता है. ठीक है, तो इसमें अब जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ये इनहेरिटेंस के बारे में बताता है. जैसे आप लोग इनहेरिटेंस का आप लोगों को पता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन. तो इनहेरिटेंस के बारे में हमें बताता है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. और जो हार्डी वेनबर्ग लॉ है ये पॉपुलेशन के बारे में बताता है. इसके अकॉर्डिंग एक एरिया में पॉपुलेशन से अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं तो उनका रेट जो है ना वो इक्वल होता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के मूव करने का और उस पॉपुलेशन में न्यू ऑर्गेनिज्म के आने का. जैसे हम कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डेथ रेट और जो बर्थ रेट है ये दोनों सेम होते हैं. एक बड़ी पुरानी बात जो है वो हम सुनते हैं कि एक दिन में जितने इंसान मरते हैं उतने इंसान पैदा भी होते हैं. तो बिल्कुल यही चीज़ है जिसको हार्डी वेनबर्ग लॉ जो है वो एक्सप्लेन करते हैं. तो ये दोनों एग्जांपल हम लॉ और प्रिंसिपल में लिख सकते हैं. उसके बाद आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होता है डाटा एनालिसिस एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन में. तो डाटा एनालिसिस आपको पता है हम डाटा एनालाइज करते हैं, जो डाटा हमने इकट्ठा कर लिया हो. तो इसमें सबसे पहली चीज़ डाटा की डेफिनेशन है जो आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं.
Data can be defined as the information such as name, date और values made from the observation. जो भी observation आपने की है उस observation से related जितना भी आपके पास material आया है वो data कहलाएगा. चाहे वो names की form में हो, चाहे वो date की form में हो, चाहे वो values की form में हो या किसी भी और form में हो. जैसे हम कहते हैं एक particular area में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हम किस जगह पर डिस्कस करेंगे. ये हमारा घर है और इस घर में जो है ना वो 7 अफराद रहते हैं. तो वो 7 अफराद जो हैं वो आप डाटा है जो आपके घर के मुताबिक ऑब्जर्वेशन ली गई है, तो इसको डाटा कहा जाता है. उसके बाद अगला आपका एक टॉपिक आता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन का, कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना किस तरह से किया जाता है, क्यों किया जाता है. डाटा की ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. इसको ग्राफ्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है. इसके अलावा डायग्राम्स की फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है. और आपका डाटा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है और जिस हिसाब से इसकी एनालिसिस होती है वो बताता है कि आपका एक्सपेरिमेंट कितना वैलिड होगा, कितना अच्छा और कितना आप जो है ना एक अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन पे और आपकी कलेक्ट की हुई ऑब्जर्वेशन से जो डाटा आपके पास आता है उस पर ये डिपेंड करता है. ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. इस सब की अब हम रीडिंग कर लेते हैं. रीडिंग कर लेते हैं हम आज के टॉपिक की. सबसे पहले हाइपोथेसिस से स्टार्ट होता है. डेफिनेशन मैंने यहाँ ग्रीन लाइन में इसको मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है. द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, आर कॉल्ड थ्योरीज. अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस. तो मैंने एग्जांपल में आपको बताया था बिग बैंग थ्योरी, आप इस एग्जांपल में राइट करेंगे. ठीक है, उसके बाद अगली जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी. प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन. ठीक है, मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना, ग्रेटर एफर्ट्स टू डिस्प्रूव द थ्योरी. आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है. प्रोडक्टिव थ्योरी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक आपने प्रोडक्टिव थ्योरी की डेफिनेशन करनी है. मैंने बताया था लेक्चर में भी कि पेपर में आपको एक दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ अ प्रोडक्टिव थ्योरी. उसके बाद अगला टॉपिक है जो अगली डेफिनेशन हमारी स्टार्ट होती है वो लॉ और प्रिंसिपल की है. इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, it becomes a law or principle. Scientific law is a uniform or constant fact of nature. It is an irrefutable theory. यानी कि वो थ्योरी जो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकती, कभी गलत साबित नहीं हो सकती. एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी वाइनबर्ग लॉ एंड मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ये दो डेफिनेशन, यहाँ से आपने दो एग्जाम्पल और ये लॉ की डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट की हुई है. उसके बाद अगला जो आपका है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस. यहाँ से आपने डाटा की डेफिनेशन करनी है. डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इम्पॉर्टेंट as the information such as names, dates or values made from observation and experiments. ये डाटा की डेफिनेशन है, हाईलाइट हुई है. उसके बाद डाटा ऑर्गेनाइजेशन में जो टेबल है इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है. इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा प्रायर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट. यानी कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मैथड्स. साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो बताए कि उसने डाटा किस तरह से कलेक्ट किया है. इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट. इससे एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी पता चलेगी. डाटा इज ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स यानी कि ग्राफ्स की फॉर्म में, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स की फॉर्म में. ये हमारा आज का टॉपिक था. ठीक है, कल हम इंशाल्लाह जो रिमेनिंग हमारी 3 डेफिनेशन रह गई हैं उन्हें पढ़ेंगे और साथ में एक्सरसाइज करेंगे और आपका चैप्टर इसके साथ खत्म हो जाएगा. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे.